नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक दिख रही। रोजाना आने वाले नए आंकड़े सबको डरा रहे हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर में बेलगाम कोरोना रफ्तार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इस बीच कुछ और चिंताएं बढ़ गईं। ऑक्सीजन की कमी, कोविड मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी, इनने लोगों को काफी हद तक और परेशान किया। बड़ी बात ये, कई जगहों पर बेड की कमी, अव्यवस्थाओं की खामियां, ये भी लोगों को भारी पड़ रही और इसे लेकर अब जमकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में ना तो इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन। ऐसे में मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। और मेरा बेटा आस्थान हॉस्पिटल में एडमिट है। बहू है मेरी अरविंदो में, उसको प्रेगनेंसी है। उसको है ना 6 दिन से अंदर ही रखा है। अभी तक है ना लास्ट इलाज नहीं हुआ। 2 इंजेक्शन का तीसरा अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं तीसरी। पर मेरे बड़े पापा वो भोपाल में एडमिट है, वहाँ नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम यहाँ से अरेंज करके भेज रहे हैं। कल भी मैं आई थी बट टोकन नहीं था तो नहीं मिल पाया। फिर शॉप बंद हो गई थी तो हमें नहीं मिल पाया था। आज फिर लाइन में लगे, कोशिशें मिल जाए। 6:30 बजे जब मेरा नंबर आया और इंजेक्शन खत्म हो गया, मेरे को आज टोकन नंबर 3 मिला। उसके बाद मुझे 10 बजे से लाइन में लगा था। ये तस्वीर मिनी मुंबई के नाम पर इठलाने वाले इंदौर की है, जहां अपनों को बचाने के लिए लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घंटों लाइन में लगे हैं। इन्हें न संक्रमण की फिक्र है, न कोरोना गाइडलाइन की। और आखिर हो भी कैसे जब दांव पर किसी अपने की जिंदगी हो। लेकिन उन्हें सुनिए जिन पर जिम्मेदारी है कि ये हालात ना बने। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी हम बात कर रहे हैं, ऊपर भी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी निरंतर इसमें कल से लेकर हम इसी में लगे हैं। ये ऐसा दुश्मन है, ना आप देख पा रहे हो ना मैं देख पा रहा हूँ। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है कि ये नकारात्मक से अलग हट के सकारात्मक, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मंत्री जी, सवाल नकारात्मकता का नहीं, उन तस्वीरों का है, उन हालातों का है जो इंदौर में बने हैं। जरा एक बार फिर देखिए, आज की ही नहीं बल्कि कल की भी तस्वीरें हैं। 24 घंटे गुजर गए लेकिन नहीं बदली तो लोगों की बेबसी, नहीं खत्म हुआ तो इंजेक्शन का इंतजार, नहीं रुकी तो अपनों को बचाने की जद्दोजहद। इंदौर में इस वक्त 6000 एक्टिव केस हैं, जिसके अनुपात में रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी कम उपलब्ध है। 4 कंपनियां इस तरह के इंजेक्शन बनाती है, जिसमें सबसे महंगा इंजेक्शन 4500 रुपए का है। जब से सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम 2500 रुपए तय किए हैं, महंगे इंजेक्शन की बिक्री बंद हो गई है और सस्ते की डिमांड बढ़ गई है, जो पूरी नहीं हो पा रही। इसके अलावा जिन अस्पतालों के पास जो इंजेक्शन है, वो अपने मरीजों के कारण इसे दूसरे अस्पतालों को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आसपास के जिलों से आ रहे मरीजों के कारण भी इंजेक्शन की उपलब्धता पर असर पड़ा है। वैसे जानकारों की माने तो रेमडेसिविर की जरूरत उन्हीं मरीजों को है जिनमें इन्फेक्शन 25% से ज्यादा हो। जो माइल्ड केसेस हैं उसमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब एक फेवरिल रहती है, ओरल गोलियां हैं, वो भी खाई जा सकती हैं। इसमें बेसिकली टाइमिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना जल्दी अपन दवा शुरू करें इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा होगा। तो बहुत सी चीज़ें, इसलिए आज ये सत्र लिया गया है जिसमें कि IMA के और बाकी लोगों को भी बुलाया गया है। रेमडेसिविर की हालत आपके सामने है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कोरोना काल में प्रदेश में रोज करीब 150 टन ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है, जबकि उपलब्धता 140 से 160 टन के बीच है। यानी कि हालात आज तकलीफदायक तो नहीं, लेकिन कल की गारंटी भी नहीं वाले बने हुए हैं। और अब कांग्रेस इन तमाम मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने में लगी है। वहाँ पर भी बेचारे वो तड़प रहे, ना वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, और उनके परिवार के लोग बेचारे रात भर से लाइन में लगे हुए, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इंजेक्शन की व्यवस्था कराएं, नहीं तो हमको दें। हम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा खरीद के हम इंजेक्शन बांटेंगे और आम जनता की व्यवस्था करने को तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लॉकडाउन आखिरी उपाय है। इसका मतलब है कि सरकार के सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं और कोरोना को प्रबंधित करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। यह इसे असफलता माना जाए, ये सवाल का जवाब स्वयं सरकार को देना चाहिए।
मौजूदा हालात और तमाम सियासत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत के साथ हालात काबू करने में लगे हैं। उन्होंने न सिर्फ आला अधिकारियों के साथ बैठक की बल्कि कई अहम निर्देश भी जारी किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है और यथासंभव व्यवस्था बनाई जाएगी। सीएम ने गुजरात सरकार से बात कर सप्लाई जारी रखने के साथ साथ भिलाई से अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना भी सुनिश्चित किया। हालात संभालने के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा करके ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी न हो इस पर भी चर्चा की। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री हर जिले के कलेक्टर और एसपी से भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है, व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है। भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा हुई थी, वहां से टैंकर आना शुरू हो गया है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार को रोकने शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। इसके अलावा कई शहरों में 7 से 9 दिन का लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि न सिर्फ कोरोना संक्रमण पर लगाम लगेगी बल्कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आएगी, जिसका सीधा असर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर देखने को मिलेगा और हालात नियंत्रण में रहेंगे। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और जेपी मूलचंदानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मूलचंदानी साहब, एक तरफ सारे समाज को साथ लाकर जागरूक कर आगे लेकर चलने का मकसद, दूसरी तरफ लॉकडाउन का डर, तीसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन की तेजी और इसमें अपने आप को वैक्सीन लगवाने की जद्दोजहद। इन सब के बीच में जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी दो सबसे बड़ी समस्या, एक तो जगह नहीं मिल पा रही, अगर जगह मिलती है तो अव्यवस्थाओं का शिकार, दोनों से अगर बच जाएं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं इंजेक्शन को लेकर किल्लत, टोटा। दूरदर्शिता के जो दावे हैं वो जमीन के ऊपर वैसे नहीं दिखाई पड़ते जैसे इस दौर में होने चाहिए। नहीं, देखिए पुनीत जी, ये जो काल चल रहा है ये प्राकृतिक आपदा का बहुत ही भयावह दृश्य है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु हमको ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य दल हो, मीडिया जगत हो या जनता हो, हम सबको एक जाजम पर आकर अपने सारे आरोप प्रत्यारोप के ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोग से ही हम सब मिलकर इस आपदा से जो है निकल सकते हैं। क्योंकि ये आपदा कोई प्रपोज्ड नहीं थी, आने वाली थी, ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था। परंतु ये जो ट्रेंड आया है कोरोना वायरस का और जितना तीव्र गति से आया है, इसकी आशा किसी ने नहीं की थी। परंतु उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे सामाजिक संस्थाएं भी हमारे को साथ दे रही है, पत्रकार मीडिया जगत भी हमको ऐसा साथ दे रहा है। हम सबको मिलकर इस कोरोना के काल को हराना है और इससे सबको सेफ होकर बाहर निकलना है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चूंकि मैं फार्मा फील्ड को बिलोंग करता हूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो खास बात चल रही है पिछले 2-3 दिन से एक बड़ी विचित्र परिस्थिति बन गई है रेमडेसिविर को लेकर। आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे ये बहुत आसानी से उपलब्ध था, परंतु कहीं न कहीं जब टेक्निकल कोई बात आई तो जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रेमडेसिविर लिखना चालू कर दी, जबकि WHO की गाइडलाइन है कि लगभग 25% का जब संक्रमण हो उसके ऊपर या गंभीर बीमारी का कोई व्यक्ति हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, BP की हो और कोई एज ज्यादा बाहर हो, तो उसको ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना चाहिए, स्पष्ट रूप से WHO की गाइडलाइन है। परंतु कुछ ऐसा माहौल 2-3 दिन से क्रिएट हो गया कि लोगों को ये लगने लगा है कि रेमडेसिविर एक रामबाण है जिसको लगाने से जो है कोरोना जो है खत्म हो जाएगा। परंतु इस भ्रांति को दूर करने का भी हमने प्रयास किया है। हम कल शाम से लेकर इसी भ्रांति को दूर करने में लगे हुए हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने, उनके ड्रग कंट्रोलर ने एक कठोर निर्णय लेते हुए उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि डॉक्टर जनरल फिजिशियन सीधे रेमडेसिविर न जो है लिखे,
केवल उन्हीं को लिखें जो WHO की गाइडलाइन के अनुरूप उसमें फिट होते हैं। उससे कहीं तो भी जिन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है उनको वो चीज मिलने लगेगी और ये जो आपाधापी की नौबत बनी है ये भी बनने में कंट्रोल की स्थिति बनेगी। जहां तक आपने सवाल की तो माननीय हमारे पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जो इंदौर के महापौर रहे, सांसद भी खरगोन से रहे, उन्होंने अभी 10 मिनट पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी से बात करी है और उनसे ये आग्रह किया है कि कैसे भी करके जो रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, उस पर बैन लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। और केंद्रीय मंत्री ने उनको आश्वस्त किया है, ठोस आश्वासन दिया है कि इस विषय में सरकार सख्त से सख्त ठोस कदम उठाने जा रही है, उसके रिजल्ट हमको मिलेंगे। परंतु ये जो आपदाएं आ रही है ये अचानक आ रही है, जो भी परिस्थिति बन रही है अचानक बन रही है। मैं वापस से अपने सवाल का सबसे अंतिम हिस्सा दोहराता हूँ, मैं वापस से अंतिम हिस्सा दोहराता हूँ जिसकी आप बात करें कि अचानक से आ गया। मार्च के शुरुआत में केंद्र में आपकी सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि मार्च का महीना जब खत्म हो रहा है, अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है तो इसका उफान आएगा, इसका पीक देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल के आसपास की जो परिस्थितियां थी तब अलार्म किया गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं दूरदर्शिता की बात कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं पूरी सतर्कता और सावधानी से कि कोई पैनिक ना हो हम भी दिखाते हैं, इसके पहले वो आप तक पहुंचती हैं, प्रशासन के लोगों तक पहुंचती हैं। आप स्वयं स्वीकार करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में होकर कि कुछ डॉक्टर से चूक हुई, तो ये जो निर्देश हैं दूरदर्शिता से पहले क्या नहीं दिए जा सकते थे? क्या पहले इसको लेकर गाइडलाइन जो ऑलरेडी WHO से हम तक आई हैं, क्या इसको सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था? क्या अभी भी जो दाम आपने तय किए टेस्ट के, इसके बावजूद जबलपुर से हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं, परसों हम कई जगहों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहां पर अब भी मनमाने रेट पर टेस्ट हो रहे हैं। ये दूरदर्शिता के ऊपर आप क्या कहेंगे? इतनी सारी समीक्षा के बावजूद ये गफलत क्यों है? और जो आपने मीडिया की बात की, अगर गलती ना दिखाएंगे तो सुधरेगी नहीं, इसीलिए दिखाना और बोलना जरूरी है। निश्चित रूप से आपको दिखाना चाहिए, उससे हमें भी जो है जानकारी जो है समय पर मिल पाती है और हम उस पर एक्शन ले पाते हैं। जो आपने बात कही दूरदर्शिता की, निश्चित रूप से केवल रेमडेसिविर नहीं, 8 तरह की दवाइयां कोरोना में लगती है। आपने देखा होगा एक दवाई को छोड़ के किसी और दवाई की शॉर्टेज मध्य प्रदेश में नहीं है, भरपूर दवाइयां हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें भरपूर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करी है भिलाई के लिए, उसके बाद गुजरात में बात करी है और उसकी सप्लाई बराबर हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। परंतु मैंने आपको बताया जो पिछले 2-3 दिन से भयावह स्थिति बनी है जिसका अंदेशा किसी को नहीं था, ना आपको था ना हमको था, परंतु उससे लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस दौर में जान बचाने वाले, इस दौर में जो अस्पताल जिनके पास जिम्मेदारियां हैं उनमें से कुछ लोग मुनाफे को लेकर के चीजें कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। उपचार तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन यह भी सही है कि सबके साथ आने के बावजूद जो प्रशासन करेगा उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। दुर्गेश शर्मा साहब, आपने सुन ली जेपी मूलचंदानी साहब की भी बात, आपने सुना सरकार का भी वर्जन, आपने सुना जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी। आपको कहां कमी, कहां चूक लग रही है, बिना राजनीति के बात करें? जी बिल्कुल पाठक जी, राजनीति किसी भी तरह की ना होना चाहिए, पर दुर्भाग्य यह है कि जिनको जवाबदेही से काम करना चाहिए वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। मूलचंदानी जी कहते हैं कि अचानक से आ गया आपदा। भैया जब पहली बार वाकई में अचानक से आई थी तब भी माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में आगाह कर दिया था देश के प्रधानमंत्री महोदय को, देश को, कि देश में इस तरह की आपदा आ सकती है क्योंकि विश्व में ये आपदा आ गई। प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी दुर्गेश जी, सरकारें उस समय भी नहीं सुन रही थी। पाठक जी यदि उनसे बोले शांति से सुन ले तो अच्छा है, डिबेट अच्छी हो जाएगी। बात रखें आप अपनी। ठीक है, मान लिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी। नहीं दुर्गेश जी, आपने अपनी सरकार, अपने चरित्र का प्रस्तुतिकरण करके कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ करके आप विराजमान हो गए। राजनीति के चश्मे से मैंने तो आपसे आग्रह किया कि इस वक्त हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। जी अपना पक्ष रखने दें, प्रत्यारोप का जेपी साहब प्लीज अपना पक्ष उन्हें रखने दें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। दुर्गेश जी कंटिन्यू कीजिए। करूंगा तो हम बोलेंगे उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और कोरोना फैल रहा था और आप आईफा अवार्ड में बिजी थे। पाठक जी इन्हीं को बोलने दीजिए, जनता इन्हीं की आवाज सुनना चाहती है क्योंकि ये जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शर्मा जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। स्थिति ये है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर कोविड अपनी चरम पर था
तब मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की समस्या आई। उस समय महाराष्ट्र ने हमको ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था क्योंकि महाराष्ट्र के पास ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। मध्य प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार के, चूंकि उसमें कांग्रेस भी सदस्य है और दूसरे कई 3 दलों की सरकार है, सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई सर आपकी पार्टी है, आप उससे ऑक्सीजन दिलवाएं। सबसे बड़ी बात कि यदि किसी के घर में कोई चीज कम पड़ गई है तो वो पड़ोसी को उस कम चीज में से बांटने थोड़ी जाएगा, पहले उस कम चीज से अपने घर को सुरक्षित करेगा। आज गुजरात ने हमको ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। जब महाराष्ट्र ने हमें ऑक्सीजन नहीं दी थी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वक्तव्य जारी किया था, हर मीडिया पर, हर जगह, हर समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे छपा था कि अगले 6 महीने के अंदर मैं इतनी ऑक्सीजन पैदा कर दूंगा कि मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तत्काल प्रभाव से अक्टूबर माह में, ये उन्होंने सितंबर में बोला था, अक्टूबर माह में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में होशंगाबाद से लगी हुई बावई औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी को 11 एकड़ जमीन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सप्लाई अलॉट कर दी। जी, मैं आज ही संबंधित विभाग के पास गया था, वहां के अधिकारियों से मैंने जाके अनुरोध किया कि भैया जो 6 महीने पहले प्लांट शिवराज सिंह चौहान जी ने लगाने का वादा किया था, उसकी क्या आज की स्थिति है। उन्होंने बताया कि 11 एकड़ जमीन अक्टूबर में अलॉट हो गई। कंपनी ने पिछले 10 दिन पहले उसमें बाउंड्री वाल बनाना शुरू करा है। तो 7 महीने में सिर्फ बाउंड्री वाल बनाने का काम प्रारंभ हुआ है। ठीक है, जबकि आवश्यकता 8 महीने पहले, 10 महीने पहले हो गई थी कि हमको ऑक्सीजन कम पड़ सकती है। तो क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रयास करके शासन प्रशासन के दबाव में जो 6 महीने में प्लांट चालू हो सकता था वो 8 महीने के बाद भी आज सिर्फ बाउंड्री वाल बना रहा है। और आज फिर हम कह रहे हैं कि हम भिलाई से ले लेंगे, हम वहां से ले लेंगे, हम वहां से ले लेंगे, पर हम बनाएंगे नहीं। यही स्थिति आज हमारे पास में जो इंजेक्शन की है, मात्र 10 दिन पहले ये इंजेक्शन 800-900 रुपए के अंदर मार्केट में उपलब्ध था। भाई साहब चूंकि उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये बता देंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और आज वो इंजेक्शन 5000 में भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। दुर्गेश जी, आपकी बात का मैं उत्तर ले लूं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से, आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट है कि पिछली बार से क्या हमने सबक लिया। एक बात और भी जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री वो भी कहते हैं कि कुछ जगहों पर इसे बड़े हल्के में लिया गया सेकेंड वेव को, और इसकी वजह से ये आंकड़े हमको दिख रहे हैं। जी पाठक जी, मूलचंदानी साहब उत्तर देंगे दोनों बातों का मिला के। वातावरण निर्मित हो गया था उससे वाकई में लोगों को। जी जी बिल्कुल मैं दूंगा। हमारे दुर्गेश भाई ने एक बात बोली इंजेक्शन को लेके, मैं आपको बताना चाहूंगा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये पेटेंट है, इसके नाइजीरिया की एक कंपनी के पास इसका पेटेंट किया हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में कुल 4 से 6 फैक्ट्रियां डोमेस्टिक रूप से इसको सप्लाई कर सकती है। बाकी जितनी भी कंपनियां बना रही है उनसे उनका एक्सपोर्ट का करार है, वो डोमेस्टिक में वो इंजेक्शन नहीं दे सकती। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि सिप्ला और केडिला ने उसका जो एमआरपी था वो 900 रुपए तय कर दिया था क्योंकि उस समय डिमांड बहुत कम थी। अब मटेरियल वहां पे भरपूर मात्रा में था। मैं आज भी आपको बोल रहा हूं कोविड में लगने वाली चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे पैरासीटामोल हो, लिम्सी की गोली हो, जिंक ऑक्साइड हो, विटामिन D3 हो, ये सारी चीजें उसमें लगती है कोरोना की दवाइयों में। फेविफ्लू हो जो मेन ड्रग होती है ग्लेनमार्क की, वो भी तो इसीलिए बाकी किसी ड्रग को लेकर मूलचंदानी साहब कोई सवाल उठा भी नहीं रहा। दुर्गेश शर्मा साहब, मैं फिर उसी वक्तव्य पर आऊंगा। क्या हल्के में लिया गया प्रदेश में जो हुआ सेकेंड वेव को कई सारे राज्यों के साथ? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात का बयान है। सबसे बड़ा यह है कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं, देखिए उन्होंने देखिए जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने इस बीमारी को बहुत हल्के में लिया है। हल्के में नहीं ले बिल्कुल जो सोच है उस व्यक्ति की समझ में आता है। आज भी वो बीमारी के इलाज में डॉक्टर की, ऑक्सीजन की या दवाइयों की व्यवस्था करने के बजाय अगर कोई एक घर में महात्मा गांधी की शरण में सत्याग्रह करने केवल एक पर होता था। मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो दमोह में लोगों को संक्रमित कर रहा है।
जो हमने सुविधाएं जुटाई गई है, जो हमने व्यवस्था करी थी, उस रेशो में जरूर वो व्यवस्था हो सकता है कम पड़ गई हो, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी जो व्यवस्थाएं थी। मूलचंदानी साहब व्यवस्थाओं के ऊपर तुम अभी आ ही नहीं रहे, हम तो अति आवश्यक इंतजामों पर आ रहे हैं। आज हमने इंदौर में तस्वीर दिखाई थी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में रखे हुए शवों की संख्या की, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। आपको अव्यवस्थाएं अगर देखनी हो तो अस्पतालों के बाहर ही आप चले जाएं, आपको बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वहां एक नहीं कई दिखेंगी। हम केवल दूरदर्शिता पर आने वाले वक्त की प्लानिंग को लेकर बात कर रहे हैं, अगर कहीं कमियां हैं उसे दूर कर लेना बेहतर है। एक प्रयास किया हमने कि जो कमी है इस पर दोनों वर्जन दोनों पक्षों को सुन सके। आज से 5 दिन पहले जी संक्षेप में कहें अपनी बात। निश्चित रूप से पुनीत जी आपका कहना बिल्कुल सही है। जो भी अव्यवस्था मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। उसके बाद भी आज 5 दिन के अंदर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, ऑक्सीजन का भी ब्लैक चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कमियों को बड़े दिल से देखकर फौरन सुधारने की तरफ जाने की, क्योंकि वाकई ये नुक्ताचीनी करके राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने अपने पक्षों की तरफ से जिम्मेदारी जमीन पर निभाएंगे, इसकी उम्मीद जनता आपसे कर रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ जो है, दोनों ही पक्ष जो है जनता से जुड़े हुए हैं। जवाब जनता को देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।